नमस्कार साथियों, SR साइंस मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 1 उसका हम पहला भाग है पादपों में पोषण उस पर है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं कक्षा 6 से 12 तक 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गणित विषय के नोट्स है या किताब की जो सामग्री है उससे संबंधित है वीडियो है इस चैनल पर डालता रहूँगा। आज हमें विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 1 पादपों में पोषण पर है चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखो यहाँ है पादपों में पोषण। पहले तो पादप क्या होते हैं? पादप भी एक सजीव है। पादपों में और जंतुओं में केवल ये अंतर है कि पादप है अपनी एक जगह स्थिर है, जंतु है वो जीव है, बाकी के जीव है वो स्थान बदलते रहते हैं और कोई अंतर नहीं है, बाकी सेम है। जंतुओं में पोषण होता है, पादपों में पोषण होता है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण कहते हैं जो भोजन की जो सामग्री यानी जिसके द्वारा पेट या जीव है अपनी वृद्धि के लिए जो आवश्यक है या अपने काम करने के लिए दैनिक जीवनचर्या को पूरा करने के लिए जिसके माध्यम से उसको ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा मिलती है उसको भोजन से, और जो शरीर में जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया उसको हम कहते हैं पोषण। और पोषण के बाद में शरीर में जो हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद में जो शरीर में जो क्रिया होती है उसको कहते हैं पाचन क्रिया। तो पोषण यानी वे सामग्री जिसको हमें खाने के रूप में या हमारे शरीर को है वृद्धि विकास करने में सहायक होते हैं, उन पदार्थों को हम पोषक पदार्थ कहते हैं और उन पोषक पदार्थों को शरीर में लेने की क्रिया को हम कहते हैं पोषण। अब दूसरी चीज होती है श्वसन। श्वसन होता है कि सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। सांस में हमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चाहे कोई सा भी सृष्टि का सजीव हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अब ध्यान रखना है कि पादपों में एक पोषण यानी जो भोजन बनाने की जो क्रिया होती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में होती है, केवल दिन के 12 घंटे में ही होती है। और उस क्रिया में पादप है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और अपना भोजन है बनाते हैं। अब इस पार्ट में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पादप है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पादप कैसे अपना भोजन बनाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, यानी जितने भी जीव है उन जीवों को है वृद्धि करने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए, उनको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा किससे मिलती है? हमको भोजन से। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि संतुलित भोजन के जो मुख्य अवयव है उनके बारे में कक्षा 6 में पढ़ा दिया गया है कि हमारा संतुलित भोजन है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है, ये संतुलित भोजन के अवयव हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। पादप के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इन्हें पोषक कहते हैं। ये पोषक पदार्थ है और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जितने भी जीव हैं उन सब को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यानी पादपों के अलावा कोई भी जीव है अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। वे पादपों एवं पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव एवं अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि, यानी ये सबसे पहले पोषण विधि दी कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यानी पादप है जड़ों के द्वारा जमीन से जल लेते हैं, पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं जिनसे वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ग्रहण करती है, और जड़ों से खनिज लवण भी साथ में आते हैं।
सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके द्वारा ये जब चीज़ें पत्ती को मिलेगी तब पत्ती अपना भोजन बनाएगी। पोषक पदार्थ सजीवों को शारीरिक संरचना एवं वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। यानी सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की विधि है और उसके उपयोग करने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन संश्लेषित करते हैं उसको हम सब पोषण कहते हैं। यानी जो जीव अपने लिए भोजन बनाता है या अपना भोजन संश्लेषित करता है, अपना भोजन निर्मित करता है, उसको हम सब पोषण कहते हैं। यानी खुद अपना पोषण करता है। अतः ऐसे पादपों को हम स्वपोषी पादप कहते हैं। यानी इस पादपों क्या कहेंगे? स्वपोषी पादप। और जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। यानी ये बनाए हुए भोजन मैंने अपने भोजन के लिए उन पादपों पर निर्भर रहते हैं, तो हम इनको विषमपोषी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जीव दो प्रकार के, एक स्वपोषी यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं, और वो होते हैं केवल इस सृष्टि में केवल एकमात्र पेड़ पौधे है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद में होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उनको कहते हैं विषमपोषी। और पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी की सृष्टि के जितने भी जीव है वो सारे क्या है? विषमपोषी है। तो पहले जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हमारे शरीर में पर्णहरित वर्णक नहीं है, या पेड़ पौधों में जो सुविधाएं उपलब्ध है वो हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध नहीं है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है? यानी पादप में भोजन बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहाँ कारखाना? वो पत्ती के अंदर है। जो पत्तियाँ होती है ना उसमें। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? नहीं, केवल पत्तियों में होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? यानी पेड़ पौधों के अंदर है दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जिसके द्वारा जड़ें हैं वो जल को, जाइलम का मतलब क्या हो गया? जल, जे और ले, जल से उसको जड़ें जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्ती जो भोजन बनाती है उस भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण के क्रम के रूप में। इन पत्तियां पादप की फैक्ट्रियां है। पत्तियां क्या है? पादप की फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, और मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इन जड़ है जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है, और फिर तने के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। उन नलिकाओं के द्वारा वो भोजन है पत्तियों तक पहुंचता है। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। इन पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो आप देखते हो कि उस बारिश के दिनों में सुबह के टाइम पत्तियों के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमी हुई रहती है, तो वो कहाँ से आती है? वो उन रंध्रों से अधिक निकलती है। यानी पौधे बरसात के दिनों में क्या होता है? पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है? पानी को फिर बाहर निकालता है पत्तियों के माध्यम से। अब यहाँ पर कोशिकाएं देखो। कोशिकाएं जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी हमारा चाहे कोई सा भी जीव है, चाहे पादप है या कोई जीव जंतु अन्य है, कोई सा भी सजीव है, उसका शरीर एक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और 1665 में पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ये ध्यान रखना। तो 1665 में रॉबर्ट
हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, यानी मरी हुई कोशिकाओं की। कोशिकाएं शरीर के निर्माण की मूलभूत इकाई है, इसी से हमारा शरीर बना होता है। और हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं मिलकर यानी समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर बनाती है ऊतक, और समान कार्य करने वाले ऊतक के समूह मिलकर बनाते हैं अंग, और पूरे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा हमारा शरीर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनती है, यानी जो भी भवन है, कोई भी मकान है, वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ईंटों से बनते हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है, यानी हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे ना तो कोशिकाओं को देख सकते हैं। और वैसे हमें रात दिन जो प्याज का हमें लेते हैं ना, प्याज को हम कई बार छोलते हैं तो उसमें एक बारीक पतला सा एक पर्दा निकलता है, और उस पर्दे को जब है सूक्ष्मदर्शी है उसके सामने ले जाकर रख कर देखते हैं ना तो उसमें हमें कोशिकाएं दिखाई दे जाती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। ये एक कोशिका जीव है, इनके शरीर केवल एक कोशिका से ही बना होता है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के बाहर एक झिल्ली परत पाई जाती है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। यानी उस कोशिका के बीच में यानी केंद्र में एक छोटी सी स्पष्ट दिखाई देने वाली रचना होती है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक द्रव्य पदार्थ से घिरा रहता है, यानी एक तरल द्रव्य पदार्थ से घिरा रहता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उस कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंग जिनको कोशिका अंग कहते हैं, राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पाए जाते हैं। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, यानी उन रंध्रों के ऊपर क्या है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। जब उनको आवश्यकता नहीं होती है तब ये रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जब इनको आवश्यकता होती है तब ये रंध्र खुल जाते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जब पादप में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब ये रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जल एवं खनिज एवं वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, यानी जल और खनिज वाहिकाएं यानी छोटे छोटे पादपों में नलिकाएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना और शाखाओं में पत्तियों तक फैली होती है, और पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वे वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। और पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़े, यानी पादपों में किस प्रकार से परिवहन होता है उसके बारे में जो पाठ 11वां पाठ आएगा उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जानना चाहते हैं पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है खाद्य पदार्थों में संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, एक हरा वर्णक पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्णहरित। और उस हरे वर्णक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है, यानी पत्तियों का रंग हरा पर्णहरित के कारण होता है। पर्णहरित में पाया जाता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सोखता है। और हमें पता है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में केवल और केवल ऊर्जा का स्रोत है, वो क्या है, सूर्य है। सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य की केवल 10% ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, और पेड़ पौधों के पास में जितनी ऊर्जा है उसका 10% ही काम में है, उपयोग में जीव जंतु ले पाते हैं। बाकी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, यानी उस ऊर्जा से सूर्य से जो प्राप्त होगी ना, उस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण यानी भोजन के निर्माण में होगा, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यानी ये पहली शर्त है कि पादपों में पोषण की क्रिया केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं है तो पादपों में पोषण नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। और देखा जाए, हमने देखा है क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी इसके जैसा कोई दूसरा प्रक्रम नहीं है। और ऐसी वस्तु को हम अद्वितीय वस्तु कहते हैं, जिसके समान कोई संसार में दूसरी है नहीं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी पत्तियां वो सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करती है।
तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम होता है। यानी ऊर्जा का इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। और सूर्य की जितनी ऊर्जा है उसका 10% ही आगे से आगे उपयोग हो पाता है, बाकी की ऊर्जा है ब्रह्मांड में पड़ी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधों में भोजन नहीं बनेगा, पेड़ पौधे में भोजन नहीं बनेगा तो पेड़ पौधे क्या होंगे? जीवित नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे। और जब पेड़ पौधे मर जाएंगे तो इस सृष्टि के सारे जीव है वो एक साथ मर जाएंगे, क्योंकि पेड़ों के हम सब कुछ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पेड़ों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी पादपों में जो पोषण क्रिया होती है तब पादप ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और हमें पता है कि सृष्टि में कोई भी जीव है उसको जीवित रहने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और श्वसन क्रिया पादपों में भी होती है, जंतुओं में भी होती है। और जितने भी जीव है इस सृष्टि में उन सब में श्वसन क्रिया होगी। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। यहाँ पर ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कई बार लोग भूल जाते हैं कि पादप कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन लेंगे पेड़ पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण दोनों पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। और इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं कि समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, उससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। अतः इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है और जब पादप को भोजन की आवश्यकता होगी तब ये ग्रहण कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये पादपों की कोशिकाएं बताई हुई है। पत्तियों में ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ये पत्ती की संरचना, उसको काट के ये टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े को फिर यहाँ पर आगे दर्शाया हुआ है। फिर ये रंध्री द्वार इस प्रकार के पाए जाते हैं पत्ती में। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति ये दर्शाती है कि पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई है। और स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर ये चित्र के द्वारा सुंदर बताया हुआ है कि सौर ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से पत्ती को मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती वातावरण से ले लेती है और जड़ों से जल एवं खनिज लवण आ जाता है और पत्ती में अंदर क्लोरोफिल है। और ये जब चीज़ें सब मिल जाती है तब पत्ती अपना भोजन बना लेती है। यूजर ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी या भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है? हाँ, जितने भी पादप हैं उन सब में प्रकाश संश्लेषण होता है। जिनमें ज़्यादा सूर्य उपस्थित होगा वो पत्तियां ज़्यादा हरी होगी, जिनमें कम प्रकाश सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा उनकी पत्तियां वो उनका रंग है चेंज हो जाएगा। पत्तियों में अतिरिक्त या पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने या हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क एवं शूल रूपी हो जाती है। यानी जो मरुस्थल है हमारे पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियाँ वो क्या हो जाती है, फिर कांटों का रूप ले लेती है, ताकि सूर्य का प्रकाश है उस पत्ती की सतह पर न पड़े या उसका आकार कम हो जाता है ताकि कम पर में सूर्य का प्रकाश पड़े और कम वाष्पोत्सर्जन हो, तथा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कार्य करते हैं। अब आगे क्रियाकलाप 1.1 अगले क्लास कक्षा 7 का विज्ञान अध्याय 1 भाग 2 में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको आज का ये लेसन पाठ अध्याय कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। SR साइंस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।